आसाम के सामने देश के बाकी राज्यों जैसी नॉर्मल फ्लूड की समस्या नहीं है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर साल यहाँ की इकोनॉमिक्स, जमीन और लाखों जिंदगियों को पूरी तरह निकल जाता है। आज हम सोसाइटी की एक ऐसी रियलिटी पर बात करने वाले हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इग्नोर कर देता है। 2026 की इस भयंकर महंगाई के दौर में जहां एक आम इंसान के लिए शहर में किराए का मकान लेना मुश्किल हो गया है, जरा सोचिए आसाम के उन लाखों परिवारों का क्या होता होगा जिनकी जीवन भर की कमाई और पुश्तैनी घर हर साल पानी में बह जाते हैं। ऑफिशियल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आंकड़े साबित करते हैं कि आसाम का यह डिजास्टर बाकी भारत की तुलना में कितने अलग स्केल पर है। नेशनल फ्लूड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम का कुल फ्लूड अफेक्टेड एरिया लगभग 31.05 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल लैंड एरिया का करीब 39.58% बनाता है। पूरे देश का एवरेज फ्लूड अफेक्टेड एरिया सिर्फ 10% तक है, लेकिन अकेले आसाम में यह नेशनल एवरेज से लगभग 4 गुना ज्यादा है। आखिर क्यों? आसाम के लिए बाढ़ और रिवर इरोजन, नदी का कटाव एक कभी न खत्म होने वाला क्राइसिस बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल डाटा, रियल केसेस और 2026 की जमीनी सच्चाई के आधार पर इस प्रॉब्लम का सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। चैप्टर 1, जियोग्राफिकल क्राइसिस। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए इसके जियोग्राफी को देखना होगा। आसाम में मुख्य रूप से 2 बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और बरक। इन दोनों महाकाय नदियों के साथ 50 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई हैं। मानसून के दौरान ये नदियां पूरे राज्य में भयंकर जल प्रलय लाती हैं। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड बताते हैं कि आसाम में बाढ़ सिर्फ एक बार नहीं आती। मानसून के महीनों में यहाँ 3 से लेकर 4 अलग अलग सर्वर फ्लूड वेव्स आती हैं। हर साल औसतन 9.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सीधे तौर पर इस बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इतिहास देखें तो 1994, 1998, 2004 और हाल ही के वर्षों में आए जल प्रलय ने यहाँ अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। अकेले 2004 की बाढ़ ने राज्य को 770 करोड़ से भी ज्यादा का सीधा नुकसान पहुंचाया था। आज 2026 की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यह नुकसान हर साल हजारों करोड़ों रुपए का होता है, जो सीधे आम टैक्स पेयर और किसान की जेब पर डायरेक्ट वार करता है। चैप्टर 2, रिवर इरोजन। आसाम का सबसे बड़ा साइलेंट किलर। बाढ़ का पानी तो कुछ हफ्तों के बाद उतर ही जाता है, लेकिन आसाम के लिए उससे भी सबसे बड़ा और खौफनाक दानव है रिवर इरोजन, यानी कि नदी का कटाव। जब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हिमालय के पहाड़ों से उतरकर आसाम के ढलान वाले मैदानों में उतर जाती हैं, तो उनके पानी का वेलोसिटी इतना तेज होता है कि वे किनारों की मिट्टी को मक्खन की तरह काटना शुरू कर देते हैं। अगर हम रियल केसेस की बात करें, मजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वो पिछले कुछ दशकों में सिकुड़ कर लगभग आधा रह गया है। मोरीगांव, बरपेटा और धुबरी जैसे जिलों में हर साल सैकड़ों गांव नक्शे से ही गायब हो जाते हैं। 2026 की सच्चाई ये है कि आज एक छोटा सा घर बनाने में भी लाखों रुपए के खर्चे करने पड़ते हैं। जो परिवार कल तक संपन्न किसान हुआ करते थे, वो रातों रात इस इरोजन की वजह से अपनी जमीन, अपने घर खोकर रिलीफ कैंप्स में पहुंच जाते हैं। कटाव की यह समस्या आसाम के रूरल इकोनॉमी की कमर तोड़ रही है, क्योंकि जो जमीन एक बार नदी में समा गई उसे वापस पाना साइंटिफिकली असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल ही है। यह समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहां इंसान नेचर के आगे पूरी तरह से बेबस हो जाता है। चैप्टर 3, गवर्नमेंट स्टेप्स, इम्बैंकमेंट्स और जमीनी हकीकत। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने अब तक नया कदम उठाना शुरू कर दिया है। डेटा पर नजर डालते हैं। देश में 1954 की भीषण बाढ़ के बाद नेशनल फ्लूड पॉलिसी आई थी, जिसके तहत आसाम में सुरक्षा के काम करना शुरू किए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 4477 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंध बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 655 किलोमीटर से भी ज्यादा तटबंधों को ऊंचा और मजबूत यानी कि अपग्रेड किया गया है। कटाव रोकने के लिए 900 से ज्यादा एंटी इरोजन और टाउन प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। इमरजेंसी केस से निपटने के लिए सरकार ने गुवाहाटी के बसिस्था और मजुली जैसे जगहों पर विशेष मटेरियल बैंक्स बनाए हैं। इन गोदामों में 1 लाख जियो बैग्स, 50,000 जंबो जियो बैग्स और हजारों की संख्या में पर्क्यूपाइन बैग्स का बफर स्टॉक कर रखा है, ताकि क्राइसिस के समय तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। चैप्टर 4, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। भले ही सरकार ने हजारों किलोमीटर लंबे इम्बैंकमेंट्स बना लिए हों, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स खुद यह स्वीकार करते हैं कि अब तक राज्य में कोई भी बड़ा लॉन्ग टर्म उपाय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। ज्यादातर काम तुरंत राहत और शॉर्ट टर्म प्लान्स के तहत किए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी का स्लीट लोड इतना भयंकर है कि साधारण तटबंध कुछ समय के बाद पानी के दबाव से टूट जाते हैं। आज असम सरकार बाढ़ प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर क्लाइमेट रिजिलेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाली
करोड़ों की तकनीकी योजनाएं इस प्राचीन नदी के तेवर को कंट्रोल कर पाएंगे? जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है तब तक कितने और परिवार इस महंगाई में बेघर होते रहेंगे? आसाम की इस बाढ़, कटाव और ग्राउंड रियलिटी पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार को इसके लिए कोई और ठोस कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर यह डिटेल डाटा एनालिसिस और सोसाइटी की इस रियलिटी पर बना ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही सीरियस और रिसर्च बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।